समस्याएं सबकी एक जैसी हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई अशोक यादव पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में त्रिभुज से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर आपको देंगे। और हर प्रकार के सवाल जो त्रिभुज की रचना से संबंधित हैं, उन सभी प्रकार के सवालों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज की रचना से संबंधित उनकी जितनी थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स से रिलेटेड जितने भी प्रकार के सवाल बनेंगे, उन सभी के सभी प्रकार के सवालों को हम लोग यहाँ पर शामिल करने का प्रयास करेंगे। एक भी सिंगल सवाल नहीं है जो छूटा होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, हम बारी बारी से सभी सवालों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। और ये सवाल आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। क्या लिखा है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंडों में से किन्हीं 3 रेखा खंडों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो ऑलवेज याद रखना कि त्रिभुज की रचना के लिए क्या जरूरी होता है वो समझिएगा सदैव। देखो, त्रिभुज की रचना के लिए क्या जरूरी है वो समझिएगा। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड क्या है? सी है। तो सबसे पहली चीज क्या है वो समझिएगा। सबसे पहली चीज क्या है वो समझिएगा। यानी त्रिभुज की रचना के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी सम ऑफ टू साइड्स और ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे जैसे यहाँ एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं, ए बी तथा सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी बड़ा होगा सी से, बी प्लस सी का योग बड़ा होगा किससे? ए से। सेम वे में सी प्लस ए बड़ा होगा किससे? बी से। पहली चीज क्या है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरी बात भी आप यहीं पर समझ लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं आपका क्वेश्चन। दूसरी बात क्या है वो समझिएगा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। यानी योग बड़ा होगा लेकिन अंतर छोटा होगा। यानी ए और बी का अगर अंतर लोगे तो वो सी से क्या होगा? छोटा होगा। इसी प्रकार से बी डिफरेंस क्या करेंगे? सी करेंगे, छोटा होगा किससे? ए से। और सेम वे में सी डिफरेंस ए करेंगे तो छोटा होगा किससे? बी से। ये दो बातें अगर आपको पता है तो सवाल की जो रचना होगी, यानी त्रिभुज की जो रचना होगी, वो आप आसानी से बता सकते हैं। तो अब आइए अपने सवाल पे। आपका सवाल क्या था वो समझिएगा। आपका सवाल क्या है? आपका सवाल है कि हमारे पास 4 साइड है, 2, 3, 5 और क्या? ये 4 साइड से इनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो आपको पता है एक त्रिभुज की रचना के लिए 3 साइड्स होती हैं। तो 3 साइड पहले ले लो आप। तो 2, 3, 5 ले लेते हैं। तो क्या 2, 3, 5 से कोई ट्रायंगल बनेगा? चेक करिएगा। आपको पता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो 2, 3, 5 और तीसरी साइड भी 5 है, यानी 5 से बड़ा होना चाहिए था इनका योग। तो बड़ा नहीं है, बराबर है, यानी यहां से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। दूसरा, तो 2, 3, 5 का नहीं बना। अब 3, 5, 6 का लीजिएगा। 3, 5, 6 से आप चेक करिए। तो 3, 5, 8, 6 से बड़ा है। 5, 6, 11, 3 से बड़ा है। और 6, 3, 9, 5 से बड़ा है। यानी यहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड है। यानी 3, 5, 6 यानी त्रिभुज ऐसा 3, 5, 6 भुजाओं वाला एक त्रिभुज बन जाएगा। राइट। दूसरा चेक करते हैं। देखो यहां पर देखेंगे 2, 3, 5 से नहीं बना, 3, 5, 6 से बन गया। अब 5, 6, 2 से देखेंगे। 5, 6 और 2 से चेकआउट करेंगे। तो 5, 6, 11, 11 2 से बड़ा है। इसी प्रकार से 6, 2, 8, 8 5 से बड़ा है। सेम वे में 5, 2, 7, 7 6 से बड़ा है। यानी ये भी ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि एक ट्रायंगल आपका ये भी बन जाएगा। 2, 5 और क्या? 6, यानी ये भी ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा और कोई ट्रायंगल यहाँ पर नहीं बनेंगे।
जैसे आप कहेंगे सर ये क्या बन जाएगा, अगर हम 6 से स्टार्ट करें यहां पर तो 6 से, तो 6 2 3, तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 5 होता है। दो भुजाओं का योग 6 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये छोटा हो गया, तो यहां से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो कितने ट्रायंगल बने? एक ट्रायंगल बना 3 5 6, 3 5 6, और दूसरा बना 5 6 2, यानी ये बन गया। तो यहां से केवल और केवल कितने ट्रायंगल बने? दो ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल बनी, इसलिए हमारे दो आंसर हो गया, यानी दो ही ट्रायंगल बने। तो राइट आंसर होगा दो, यानी दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, इसका जवाब करेंगे। एक त्रिभुज, यहां पर क्या देखेंगे, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और क्या है 10 सेंटीमीटर लंबी हैं। तदनुसार यह तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर हो तो a का कौन सा मान सही है? हमने इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सारा कंसेप्ट बता दिया था। अब ये सवाल आप देखते ही कर सकते हैं। यानी हमारे पास साइड्स कितनी है देखेंगे ध्यान से। पहली साइड है 4, दूसरी है 10, और तीसरी क्या है a। अब आपको पता है दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो पहली बात, दो भुजाओं कितनी 4 और 10, यानी 10 और 4 कितना हुआ 14, यानी 14 बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा यानी ए से। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी बात, यानी दोनों का अंतर तीसरे से छोटा होना चाहिए। यानी 10 और 4 का अंतर कितना होता है 6, और ये होना चाहिए छोटा, लेस देन किससे, ए से। तो बस आपको इन दोनों को कंबाइन कर देना है आपस में। यानी यहां पर क्या हो गया कि 14 बड़ा हो गया किससे, 14 बड़ा हो गया किससे, ए से, लेकिन ए बड़ा हो गया अंतर से यानी 6 से। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बात क्लियर है? तो सिर्फ दो बातें समझनी है कि किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा प्राप्त होता है, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा प्राप्त होता है। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सारे के सारे सेंटर्स यहां पर दिए गए हैं, आप बने रहिए साथ में, सारी चीजें आप क्लियर हो जाएंगी। एक त्रिभुज के लिए परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, एक मिनट पेन सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये कुछ ऐसा होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो समकोण होता है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है उसकी कर्ण की मध्य भुजा पर स्थित होता है, कर्ण के मध्य भुजा पर। ठीक है? तो याद रखना, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र उसकी कर्ण की मध्य भुजा पर स्थित होता है। परिकेंद्र यहां होगा, परिकेंद्र यानी आर्थो सेंटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समकोण। यानी एक त्रिभुज के लिए परिकेंद्र उसकी भुजा पर स्थित त्रिभुज है समकोण। आइए अगला, किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग कितना होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसको मैं पूरा आपको समझा देता हूं, इसमें क्या क्या है। एक त्रिभुज में तीन ऊंचाइयां होती हैं, तीन माध्यिकाएं होती हैं, और तीन शीर्षलंब होते हैं, और तीन भुजाएं होती हैं। तो सदैव याद रखना कि जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं, जो तीनों भुजाएं होंगी वो तीनों माध्यिकाओं से, तीनों हाइट से, तीनों शीर्षलंब से, है ना, तीनों लंबार्धक से, तीनों कोणार्धक से, यानी सभी से क्या होंगी, बड़ी होती हैं। यानी जो तीन भुजाएं होती हैं ऊंचाइयों से, तीनों ऊंचाइयों से बड़ी होंगी, तीनों माध्यिकाओं से बड़ी होंगी, तीनों शीर्ष लंबों से बड़ी होंगी, तीनों लंबार्धकों से बड़ी होंगी, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बड़ी होंगी, और तीनों कोणार्धक यानी एंगल बाइसेक्टर से भी बड़ी होती हैं। तो भुजाओं का योग बड़ा होगा, बाकी सबका छोटा होता है।
तो किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग कितना होगा, तो तीनों भुजाओं के योग से क्या होगा, कम होगा, यानी भुजाएं बड़ी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, भुजाओं के योग से कम, भुजाओं के योग से कम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। जैसे यहां पर आपका एक कोई ट्रायंगल है, तो ऊपर से आप शीर्ष लंब जब डालेंगे ना, ऐसे जब शीर्ष लंब डालेंगे इस तरीके से, जब शीर्ष लंब डालेंगे आप, तो जो शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ना यहाँ पे, वो लंब केंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, लंब केंद्र, आर्थो सेंटर, लंब केंद्र यानी आर्थो सेंटर कहलाएगा, लंब केंद्र, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया था। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिबिंब क्या होता है, त्रिभुज का लंब केंद्र यानी सी हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 5 का सी हुआ था। 6 पे आएंगे, 6, इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। त्रिभुज के माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, तो आप समझिएगा ध्यान से। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा ना, माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको आप क्या कहते हैं, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। इसको बोलते हैं सेंटर, या इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, केंद्रक, या इसको हिंदी में गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र भी बोला जाता है, ठीक है। तो त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है, त्रिभुज का केंद्रक। आइए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभुज के कोण अर्धकों का कटान बिंदु कहलाता है, तो कोण अर्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा, आप बताएंगे एक बार। देखो त्रिभुज का जो केंद्र तो आपको पता हो गया कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्र कहते हैं। जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या है, जैसे इसके एंगल बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर, और इसके एंगल बाइसेक्टर, और इसके एंगल बाइसेक्टर। मतलब जैसे ये त्रिभुज है कोई 50, ये है 60, और ये कितना है 70। तो 70 का आधा कितना हुआ 35, इधर भी 35, इधर भी 35। 50 का आधा कितना हुआ 25, इधर भी कितना 25, और 60 का आधा 30, इधर भी कितना 30। यानी यदि जहां पर किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धक मिलते हैं उसको जानते हैं क्या बोला था, उसको बोला था अंतः केंद्र, इन सेंटर, अंतः केंद्र। ये है अंतः केंद्र यानी इन सेंटर, अंतः केंद्र यानी इन सेंटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। त्रिभुज के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, लंबार्धक क्या होते हैं, यहाँ पर पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। लंबार्धकों को, लंबार्धक का मतलब होता है कि जैसे यहां से एक ऐसा शीर्ष लंब आप डालिए तो सामने वाले को 90 डिग्री पर काटे और बराबर बराबर भी काटे, इसी प्रकार से ऐसे 90 पर भी काटे और बराबर बराबर भी काटे। सेम वे में इधर से 90 पर भी काटे और इधर बराबर बराबर भी काटे। तो लंबार्धक जहां पर मिलते हैं, लंबार्धकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
जहां पर किसी त्रिभुज में लंबार्धक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहा जाता है, उसे परिकेंद्र कहा जाता है। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, परिकेंद्र कहा जाता है, इसे परिकेंद्र कहा जाता है। तो अब आप मुझे बता दीजिएगा, आप सबसे पहले तो आप ये बताइए, सबसे पहले तो आप बताइए, जहां पर माध्यिकाएं काटती हैं उसे केंद्र कहा जाता है, जहां पर शीर्ष लंब काटते हैं उसे लंब केंद्र कहा जाता है, जहां पर लंबार्धक काटते हैं उसे परिकेंद्र कहा जाता है, और जहां पर कोणों के अर्धक मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहा जाता है। राइट, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर किस अनुपात में काटती हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर किस अनुपात में काटती हैं, देखिएगा ध्यान से। ये त्रिभुज है, इसकी एक इधर से माध्यिका खींच लो, ये, और ये इधर से आप खींच लीजिए, इधर से ये। तो देखो, त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो शीर्ष से भुजा की तरफ 2:1 में काटती हैं, 2:1 में काटती हैं। देखिए ध्यान से, ये अगर ऊपर का 2 अनुपात होगा तो नीचे का ये कितने अनुपात होगा, 1 अनुपात होगा। राइट, तो इधर से शीर्ष से ये 2 अनुपात हो गया, इतना ये इधर से कितना हो जाएगा, 2 अनुपात हो जाएगा, इतना 2 अनुपात हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1। सेम वे में ये 2 अनुपात हो जाएगा, ये 2 अनुपात हो जाएगा, ये 1। सेम वे में जो डार्क हमने किया है ये 2-2 अनुपात है, बाकी 1-1 है। ठीक है, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर 2:1 में काटती हैं, 2:1 में काटती हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका परिकेंद्र बाहर होता है। याद रखना, जो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसके उसके एक या दो जो अधिक कोण त्रिभुज में जो केंद्र होते हैं वो बाहर बनते हैं। तो कभी भी सवाल आ जाए कि किस त्रिभुज में केंद्र, कोई केंद्र बाहर बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज में कहा मिलते हैं, बाहर बनते हैं। ठीक, अधिक कोण में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है। सबसे पहला सवाल आपने यही किया था, क्या कि समकोण त्रिभुज में का परिकेंद्र कहाँ होता है, आपको पता है कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। यहां पर होता है ना, कर्ण के मध्य बिंदु पर, तो कहाँ होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, यह है परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या है, परिकेंद्र है। राइट, अब आइए आगे बढ़ते हैं। कर्ण के मध्य बिंदु पर हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे इस सवाल को आप, ये क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से एक समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं। तो याद रखना, जैसे कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है, कि जो शीर्ष बिंदुओं से समान दूरी, तो अगर ये शीर्ष बिंदुओं से समान दूरी है, ये शीर्ष से समान दूरी पर है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसको परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकेंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, सरकम सेंटर कहते हैं। क्योंकि यहां से क्या होगा ना, ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। तभी तो आप क्या करेंगे, तभी तो आप इसके बाहर बाहर एक क्या बनाएंगे, सर्किल इस तरीके से ड्रा करेंगे, इस तरीके से सर्किल ड्रा करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से एक समान दूरी पर इस बिंदु क्या कहते हैं, परिकेंद्र, परिकेंद्र। और भुजाओं से समान दूरी पर क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र। इससे अगला सवाल होगा भी आपका, एक त्रिभुज के शीर्षों से समांतराली बिंदु को क्या कहते हैं, यानी समान अंतर पर किसी बिंदु को क्या कहते हैं। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से क्या कहते हैं, परिकेंद्र। अभी आपने देखा है, परिकेंद्र कहते हैं इसको, परिकेंद्र, परिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र किसी एक भुजा पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ध्यान से। लंब केंद्र की बात हो रही है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका जो लंब केंद्र होता है वो समकोण वाले शीर्ष पर होता है।
यह लंब केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र। समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो 90 डिग्री वाले शीर्ष पर होता है, 90 डिग्री वाले शीर्ष पर स्थित होता है, 90 डिग्री वाले शीर्ष पर स्थित होता है। तो 90 लंब केंद्र शिरोबिंदु है, परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर है, परिकेंद्र उसी भुजा पर है, लंब केंद्र केंद्र के साथ। तो लंब केंद्र शिरोबिंदु पर है, शिरोबिंदु पर है। कहां पर है, शिरोबिंदु पर। शिरोबिंदु का मतलब है 90 डिग्री के शीर्ष पर, राइट। देखिए भुजा का मतलब होता है जैसे इस भुजा को आप आगे बढ़ा दो, इस तरीके से इस भुजा को आप आगे बढ़ा दो या इस भुजा को आप आगे बढ़ा दो तो भुजा पर ही हो जाएगा वो, लेकिन शीर्ष पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का फर्स्ट। एक त्रिभुज में यदि लंब केंद्र, परिकेंद्र, आंतरिक केंद्र और केंद्रक संपाती हो तो त्रिभुज कैसा होगा। जैसे जैसे संपाती मतलब होता है एक सीध में हो, यानी अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है और लंब, ये हो गया उसका क्या है, लंब केंद्र और परिकेंद्र, आंतरिक केंद्र सब कुछ एक ही बिंदु पर हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ कब हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कब हो सकते हैं, जब और जब क्या होगा, सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी, यानी त्रिभुज बहुत ही व्यवस्थित होगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब त्रिभुज आपका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। यानी ये देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी एक त्रिभुज में यदि लंब केंद्र, परिकेंद्र यानी सारे केंद्र संपाती यानी एक ही सीध में हो या एक ही बिंदु पर हो तो त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, राइट। इसको पढ़ेंगे। एक अधिक कोणीय त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होगा, त्रिभुज के बाहर होगा। एक अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होगा, त्रिभुज के कहाँ होता है, बाहर होता है, त्रिभुज के बाहर होता है, त्रिभुज के बाहर। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है। समकोण त्रिभुज का भी बताया गया था आपको, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, 90 डिग्री वाले शीर्ष पर होता है, 90 डिग्री वाले शीर्ष पर होता है लंब केंद्र, यह है लंब केंद्र। तो त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर, त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है, समकोण के त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है, राइट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण त्रिभुज का कौन सा केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। याद रखना अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र भी बाहर हो सकता है और लंब केंद्र भी बाहर हो सकता है ना, दो भी हो सकते हैं बाहर। इसका मतलब चूंकि यहाँ दोनों दिया है तो हम वेरीफाइड नहीं कर सकते कौन बाहर होगा, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दोनों होगा। राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि दोनों बाहर हो सकते हैं। अब यहाँ हम ये नहीं कह सकते परिकेंद्र बाहर होगा लंब के, दोनों बाहर हो सकते हैं, सिर्फ राइट आंसर क्या होगा, दोनों, बोथ, दोनों, राइट। आगे बढ़ते हैं। किस त्रिभुज के, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस त्रिभुज के, को सही कर लेते थोड़ा, किसी त्रिभुज के लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और अंतःकेंद्र उसके अंदर होते हैं तो त्रिभुज कौन होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी न्यून कोण त्रिभुज में सारे अंदर होंगे, न्यून कोण में सारे के सारे क्या होते हैं, अंदर होते हैं। समकोण में आपने देखा भुजाओं पर भी हो सकते हैं, शीर्ष पर भी हो सकते हैं और अधिक कोण में बाहर होते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या है। तो आपको पता है माध्यिकाएं जहां मिलती हैं उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। माध्यिकाओं के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र यानी केंद्रक कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, केंद्रक। दूसरा नाम क्या है, केंद्रक नाम, राइट। आगे परिकेंद्र आप जानते हैं, परिकेंद्र क्या होता है कि जहां पर कोणों के अर्धक लंबार्धक मिलते हैं, जहां पर लंबार्धक मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। जहां पर शीर्ष लंब मिलते हैं उसे लंब केंद्र। जहां पर कोणों के अर्धक मिलते हैं, कोणों के अर्धक मिलते हैं, कोणों के, मैं लिख दे रहा हूं, कोणों के अर्धक, कोणों के अर्धक मिलते हैं, कोणों के अर्धक मिलते हैं। यहां पर लंब केंद्र, शीर्ष लंब, जहां पर क्या मिलते हैं, सारे के सारे क्या मिलते हैं, शीर्ष लंब मिलते हैं। परिकेंद्र जहां पर लंबार्धक मिलते हैं, लंबार्धक, जहां पर लंबार्धक मिलते हैं उसे परिकेंद्र, जहां पर शीर्ष लंब मिलते हैं उसे लंब केंद्र, और जहां पर कोणों के अर्धक मिलते हैं उसे अंतः केंद्र। और गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, जहां पर त्रिभुज की माध्यिकाएं मिलती हैं।
सारी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र किसी एक भुजा पर हो तो वो हो, तो आपको आपको बताया गया था अभी लंब केंद्र क्या होगा, शिरोबिंदु होगा। ये सवाल अभी आ चुका, रिपीटेड सवाल है। यानी वो समकोण त्रिभुज होगा और लंब केंद्र शिरोबिंदु पर होगा। 22, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। तो देखो त्रिभुज की रचना करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो समझेंगे आप। त्रिभुज की रचना के लिए, जैसे त्रिभुज की रचना के लिए क्या है, देखिए भुजाओं के साथ साथ कोणों का होना जरूरी है। यानी कोणों के साथ साथ भुजाएं भी हो और कोण भी हो, है ना, या तीन भुजाएं हो, अर्थात भुजाओं का होना बहुत जरूरी है। कोणों के साथ साथ भुजाओं का होना बहुत जरूरी है। तो दो कोण और भुजा यहाँ से बना सकते हैं, केवल तीन भुजाएं बना सकते हैं, केवल तीन कोण, कोण उसे कर लो, करेक्शन कर लो, कोण केवल तीन कोण, दो भुजा और उनके मध्य कोण, ये भी बना देगा। देखिए केवल तीन कोणों से आप त्रिभुज नहीं बना सकते, कोणों के साथ साथ, कोणों के साथ साथ भुजा का होना भी क्या है, जरूरी है। इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग होगा और ए राइट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन क्या है, सिर्फ और सिर्फ तीन भुजाएं हैं, सॉरी सिर्फ और सिर्फ तीन कोण है, लेकिन भुजा नहीं है। आप जानते हैं कि त्रिभुज की रचना के लिए कोणों के साथ साथ भुजा का होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर होगा। क्योंकि ये सभी सही है, इसीलिए हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी त्रिभुज के केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा अंतःकेंद्र परस्पर समपाती हैं। समपाती मतलब एक सीध में है, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, वो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। बिल्कुल सारे प्रश्नों को मैं रटा दूंगा आपको, और ये बिल्कुल समझने और रटने वाले सवाल ही हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में आसानी से इन सवालों को कर सकें। और यहाँ से हर हाल में एक से दो सवाल पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट, यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, किस त्रिभुज में शीर्ष लंब, कोणार्धक, माध्यिका और लंबार्धक ये चारों समान है। अगर सारे के सारे समान हैं, यानी एक ही सीध में है, सारे के सारे समान हैं एक ही सीध में है, तो एक ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यवस्थित त्रिभुज में हो सकते हैं। व्यवस्थित त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट, त्रिभुज के अंतःकेंद्र से भुजाओं पर, त्रिभुज के अंतःकेंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर अंतःकेंद्र आप जानते हैं, ये मान लो अंतःकेंद्र, ठीक, तो अंतःकेंद्र जानते हैं जहां पर कोणों के आधार मिलते हैं, अंतःकेंद्र है। तो अगर यहां से भुजाओं पर लंब डाले जाए, इधर इधर और इधर भुजाओं पर लंब डालेंगे, तो भुजाओं पर जब लंब डालेंगे तो इसको कहेंगे अंतःत्रिज्या। अंतःत्रिज्या में कि इसके अंदर एक वृत्त बना सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो त्रिभुज के अंतःकेंद्र से जब भुजाओं पर लंब डाला जाएगा तो बनेगी अंतःत्रिज्या, ठीक है। इसलिए तो आई यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, अंतःवृत्त की त्रिज्या। त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्षों तक की दूरी कहलाती है। तो बिल्कुल अभी आपको समझाया गया, अंत एक त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है आपका। त्रिभुज के परिकेंद्र से, ये मान लो परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र से शीर्षों तक की दूरी ये क्या कहलाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। क्योंकि यहां से क्या होगा, यहां से क्या बनेगा, इस इसके बाहर बाहर क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। तो ये क्या हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। तो त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी क्या कहलाती, परिवृत्त की त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो अभी आपको बताया गया है क्या कि ये है क्या, समकोण त्रिभुज की, है ना, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या को कर्ण के आधी होती, कर्ण के आधी होती है, कर्ण की आधी। देखो यहां से परिवृत्त का मतलब इसके बाहर बाहर आपको क्या बनाना है, इसके बाहर बाहर आपको क्या बनाना है, इसके बाहर बाहर आपको क्या बनाना है,
बार बार आपको वृत्त बनाना है। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम, जो डार्क है ये सेम होना चाहिए। ये जो परिवृत्त की त्रिज्या है, तो ये जो परिवृत्त की त्रिज्या ये क्या है, संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण की आधी होती है। संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण की क्या होती है, आधी होती है, कर्ण की आधी होती है, राइट। तो यहां समझेंगे, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः ए बी सी है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो त्रिभुज कैसा होगा। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज हमारे पास ए बी और क्या है, सी है, तीन अलग अलग भुजाएं हैं। तो आप भुजाएं, अब ये त्रिभुज चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ए बराबर बी बराबर, क्या आप ये मान सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी मान सकते हैं। मान लो ए बराबर बी बराबर सी बराबर हमने, मान लो हमने कितना ले लिया, दो ले लिया। तो यानी ये संभव त्रिभुज हो जाएगा। चेक करिएगा कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या। ए का स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना, चार, फिर बी का स्क्वायर दो, दो का स्क्वायर चार, फिर चार, और जब इधर करोगे दो, ए का मान भी बी है, ए का मान भी दो है, बी का मान भी दो, तो दो दो चार, यहाँ भी चार, यहाँ पर भी चार, तो बराबर तो आ रहा है ये। यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी कितना 12, यानी कोई भी वैल्यू लेकर के आप पुट कर सकते हैं, यानी संभाव त्रिभुज होगा। क्या होगा ये, संभाव त्रिभुज। क्लियर ना। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कंडीशन सेटिस्फाइड कराना है। अगर मैं तीनों भुजाओं को बराबर मान लूं तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, अर्थात ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब वो त्रिभुज कैसा होगा, इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज होगा। तो 28 का राइट ऑप्शन क्या है, बी, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 21 और 38 डिग्री है, त्रिभुज कैसा होगा। भैया आप ये बताइए, यहां पर देखिएगा, मान लो ये आपका है कितना 21 डिग्री और ये कितना है 38 डिग्री। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अब दो पता है 21 और 38, यानी 21 38 कितना हुआ 59, 59 घटा दो कितना बचा इधर 121 डिग्री। तो ये वाला आपका कितना होगा 121 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। कैसा त्रिभुज होगा, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा ये, अधिक कोण त्रिभुज, राइट। सदैव याद रखना, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून कोण, एक त्रिभुज का एक एक कोण का मान, यानी किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण होगा। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो गया, त्रिभुज समकोण हो जाएगा। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो गया, अधिक कोण हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 को बताएंगे आप क्या, यदि एक त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, केंद्रक का लंब केंद्र एक ही स्थान पर, त्रिभुज कैसा होगा। ये रिपीटेड सवाल है, आप जानती हैं समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहते हैं, बताएंगे आप, बताइए। त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहते हैं। देखिए, अगर भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु है तो अंतःकेंद्र होगा, और शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु है, यानी शीर्षों से समान दूरी पर अगर कोई बिंदु स्थित हो, शीर्षों से समान दूरी पर अगर स्थित हो तो क्या होगा, परिकेंद्र होगा। और अगर भुजाओं से हो, ये वाला, ये भुजाओं से हो तो ये क्या होगा, ये भुजाओं से हो तो अंतःकेंद्र। तो अंतःकेंद्र और परिकेंद्र, तो यहाँ पर अंतःकेंद्र होगा। यानी त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं, और शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अंतःकेंद्र। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है तो ऐसा त्रिभुज क्या है। तो ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा, आपको पता भी बताया गया आपको, है ना। जैसे एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज है आपका ये कितना, ये 50 डिग्री है,
ये 60 डिग्री है, मान लो ये कितना है 70 डिग्री है। तो किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, यानी इन दोनों का योग करोगे 120 आएगा, 60 कम है। इनका योग करोगे प्रत्येक कोण से दो कोणों के योग से कम है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। आपको पता होना चाहिए अगर प्रत्येक एक कोण से दो कोणों के योग से कम है, न्यून कोण है, यानी एक कोण से दो कोणों के योग से क्या है? बराबर है, समकोण है। अगर अधिक है तो अधिक कोण है। जैसे किसी एक त्रिभुज का एक कोण से दो कोणों के योग के बराबर है, त्रिभुज कैसा होगा ये आप ही बताइएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये 90 है, मान लो ये 30 है तो ये 60 होगा। तो 60 30 90, यानी शेष दो कोणों का योग बड़े कोण के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण तो जो बराबर होता है शेष दो कोणों के योग के, तो होता है समकोण। 34, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, तो क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। कैसे? जैसे मान लो ये हमने दे दिया 50, किसी त्रिभुज का एक कोण, जैसे ये दिया 50, ये दे दिया 30, 50 30 80, और ये ले लिया 100, तो इनका योग 80 है, इसका 100 है। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। राइट। तो किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो आप जानते हैं अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। अंतः त्रिज्या नीचे वाली, परित्रिज्या ऊपर वाली, तो एक होता है 1 और ये होता है 2, यानी अंतः त्रिज्या परित्रिज्या में ऑलवेज अनुपात कितना होता है? 1 अनुपात कितना होता है? 2, 1:2। अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या में अनुपात कितना? 1 अनुपात 1 अनुपात 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने हर प्रकार के सवालों को यहाँ पर लेने का प्रयास किया है, और आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा है, और आप अगली क्लास किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, फिर किस टॉपिक की चाहते हैं, आप बताइएगा। मैं वही टॉपिक आपको करा दूंगा। आप कमेंट करिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वहां पर बेल है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं वो आपको आसानी से मिल जाए। हर बार वीडियो को देखने के लिए और हमें इतना प्रोत्साहित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।